हाय फ्रेंड्स। आज हम आरबीएससी की क्लास 6 सामाजिक विज्ञान के अध्याय 20 का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है प्राचीन भारत की अर्थव्यवस्था। बच्चों, आपने यह तो सुना ही होगा कि भारत कभी सोने की चिड़िया रहा है। आपने कभी सोचा है कि इसे सोने की चिड़िया क्यों कहते हैं? प्राचीन भारत में उद्योग एवं व्यापार अपने चरमोत्कर्ष पर थे। अपने देश में निर्मित वस्तुओं की किस्म अच्छी होने के कारण उसकी विदेशों में बहुत मांग रहती थी। इससे यहाँ का बहुत सा माल विदेशों में निर्यात किया जाता था। निर्यात के बदले मुद्रा के रूप में सोना व चांदी लिया जाता था। भारत में ही अच्छे माल की उपलब्धता के कारण अपने देश को अन्य देशों से माल आयात नहीं करना पड़ता था। इससे विदेशों से प्राप्त सोना चांदी भारत में ही रहता था। दुनिया भर का सोना भारत में एकत्र होने लगा। धीरे धीरे यहाँ पर सोने के भंडार बढ़ने लगे। भारत अन्य देशों के मुकाबले संपन्न होने लगा। यही कारण था कि उस समय भारत को सोने की चिड़िया कहा जाने लगा। इस पाठ में हम पढ़ेंगे कि प्राचीन काल में भारत के उद्योग धंधे व व्यापार विकसित थे। किन किन देशों के साथ हमारे व्यापार संबंध थे और अंग्रेज़ों ने किस तरह से हमारी उन्नत अर्थव्यवस्था को तहस नहस कर दिया। मुगल शासन के अंत में एवं ब्रिटिश शासन की शुरुआत के समय भारत की अर्थव्यवस्था यूरोप की अर्थव्यवस्था से कई मायनों में अच्छी थी। आइए हम इस संबंध में अध्ययन करें। कृषि की स्थिति। प्राचीन भारत में कृषि एवं संबंधित कार्य लोगों का मुख्य व्यवसाय था। यहाँ के गांव समृद्ध थे। माना जाता है कि खेती करने की तकनीक दुनिया ने भारत से सीखी। भारतीय किसानों ने गेहूं की खेती इंग्लैंड व यूरोप से कई शताब्दी पूर्व प्रारंभ की थी। अंग्रेज जब भारत आए तो यहाँ के कृषि विकास को देखकर आश्चर्यचकित थे। इंग्लैंड में सामान्य रूप से प्रचलित धारणा, जिसे भारत में अक्सर व्यक्त किया जाता है कि भारतीय कृषि पुराने ढंग की व पिछड़ी है, पूरी तरह गलत है। भारतीय किसान औसत अंग्रेज किसान की तरह अच्छा है और कुछ मायने में तो उससे भी श्रेष्ठ है। डॉक्टर वॉयलेकर 1889 ईस्वी में। जितने अच्छे ढंग से यहाँ का किसान खेती को खरपतवार से साफ कर रखता था, मिट्टी फसल की बुआई और कटाई के बारे में जानकारी रखता था, वह अन्यत्र देशों में देखने को नहीं मिलता था। यही कारण है कि यहाँ की कृषि अन्य देशों की तुलना में बहुत उन्नत अवस्था में थी। जनता के लिए धन धान्य व उद्योगों के लिए कच्चा माल यहाँ की कृषि से पर्याप्त मात्रा में मिल जाता था। चीनी, नमक, चाय, अफीम, कपास, मसाले, नील, रेशम आदि का उत्पादन अच्छी मात्रा में होता था एवं विदेशों में इनकी मांग रहती थी। यहाँ कपास व गन्ने की खेती भी पर्याप्त मात्रा में की जाती थी। उद्योग। यद्यपि भारत की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान थी, फिर भी उस समय इस देश में उद्योगों का विकास हो चुका था। अब तो लगभग सभी लोग मानते हैं कि भारत में अंग्रेज़ों के आने से पहले यहाँ के उद्योगों के विकास का स्तर यूरोप में हुए औद्योगिक विकास के स्तर से ऊंचा था। उस समय भारत में दो तरह के उद्योग प्रचलित थे: गांवों में स्थापित कुटीर उद्योग एवं शहरों में स्थापित बड़े उद्योग। ग्रामीण उद्योग बहुत छोटे पैमाने पर कार्य करते थे तथा वे स्थानीय मांग को पूरा करते थे। नगरों में स्थापित उद्योग विस्तृत बाजारों की मांग को पूरा करते थे। पानी के जहाज इंग्लैंड की अपेक्षा भारत में अधिक विकसित हुआ। यहाँ के जहाज न केवल गुणवत्ता की दृष्टि से बल्कि माल ढोने की क्षमता की दृष्टि से भी उन्नत अवस्था में थे।
बंगाल पर अंग्रेजों की विजय से पहले 1750 ईस्वी के आसपास भारत पूरी दुनिया में कपड़ा उत्पादन के क्षेत्र में अग्रणी देश था। भारतीय कपड़े अपनी गुणवत्ता व बारीकी कारीगरी के लिए दुनिया में मशहूर थे। दक्षिणी पूर्वी एशिया तथा पश्चिमी एवं मध्य एशिया में इन कपड़ों की भारी मांग थी। गतिविधि नक्शा देखकर नोट कीजिए। सफ़ेद कपड़ों का उत्पादन कहाँ पर होता था? चेक और धारीदार कपड़े का उत्पादन कहाँ होता था? ये फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, इसमें कुछ क्वेश्चन है जो आप देख लीजिए। कपास और रेशम के महीन कपड़े, विशेषकर ढाका की मलमल की साड़ी दुनिया में मांग रहती थी। बंगाल के सूती कपड़े यूरोपीय कंपनी द्वारा भारी मात्रा में बाहर भेजे जाते थे। बंगाल सूती व रेशमी वस्त्र उद्योग का मुख्य केंद्र था। बंगाल के बाहर लखनऊ, अहमदाबाद, नागपुर और मथुरा सूती उद्योगों के महत्वपूर्ण केंद्र थे। पीतल, तांबे और कांसे की वस्तुओं का उत्पादन सर्वत्र किया जाता था। सोने व चांदी के आभूषण, रत्न व्यवसाय, संगमरमर, हाथी दांत और शीशे पर कलापूर्ण कार्य आदि अन्य महत्वपूर्ण उद्योग थे। लोहा उद्योग 19वीं शताब्दी में काफ़ी विकसित था। विल्सन ने अपने एक वक्तव्य में कहा था कि भारतीयों को अनादिकाल से लोहे को गलाने की कला का ज्ञान रहा है। दिल्ली में कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा लौह स्तंभ लगभग 1500 वर्ष पूर्व बनाया गया था। आश्चर्य की बात है कि इतने वर्ष बाद भी इसमें जंग नहीं लगा। इसबाल यानी उदयपुर में मौर्यकालीन लौह प्रगलन भट्टियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। व्यापार। अंग्रेजों के भारत आगमन से पहले हमारा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बहुत समृद्ध था। भारत दूसरे देशों के साथ व्यापार ईसा से 2000 वर्ष पूर्व भी करता रहा है। मिस्र में मम्मीज को भारतीय मलमल में लपेटकर रखा गया है, जो इस बात का सबूत है कि प्राचीन काल में मिस्र भारत से कपड़े का आयात करता था। यूनान में ढाका की मलमल गंगेतिका नाम से बिकती थी। इस तरह रोम में भी भारत में बनी चीज़ों की भारी खपत थी। मध्य पूर्व के देशों में रेशमी कपड़ों, जरी के काम, कीमती पत्थरों और धातु की बनी वस्तुओं की मांग सदैव रहती थी। चूँकि ये देश उस समय औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े थे, इसलिए भारत उनसे आयात नहीं करता था। भारतीय व्यापारियों को निर्यात के बदले में अक्सर सोना और चांदी मिलता था, जिसका अर्थ है कि सोने का देश के भीतर की ओर प्रवाह देश की समृद्धि का यह मुख्य कारण बना। पहली सदी में प्लिनी नामक लेखक ने शिकायत की थी कि भारतीय सामग्री के प्रयोग के कारण रोमन साम्राज्य से सोना बाहर की ओर खिंचता चला जा रहा है। प्राचीन काल में व्यापार। व्यापार की दृष्टि से हम इस कार्य को दो भागों में बांट सकते हैं, देशी व्यापार और विदेशी व्यापार। देशी व्यापार में व्यापार का कारोबार देश की सीमाओं के भीतर किया जाता है तथा विदेशी व्यापार में यह कारोबार एक देश से दूसरे देश के बीच किया जाता है। देशी व्यापार को घरेलू व्यापार भी कहते हैं। अब हम देशी व विदेशी व्यापार तथा उसके व्यापारिक मार्गों के संबंध में जानकारी प्राप्त करेंगे। प्राचीन भारत में देशी व्यापार के व्यापारिक पथ। देशी व्यापार के लिए प्राचीन भारत में दो प्रमुख मार्ग थे, उत्तरापथ और दक्षिणापथ। इसका उल्लेख महाभारत एवं बौद्ध तथा जैन ग्रंथों में भी मिलता है। उत्तरापथ भारत के उत्तरी के भागों को जोड़ता
है तथा दक्षिणापथ भारत के दक्षिणी हिस्सों को जोड़ता है। उत्तरापथ ताम्रलिप्ति बंगाल का पश्चिमी क्षेत्र से शुरू होता था तथा पाटलिपुत्र, वैशाली, कुशीनगर, श्रावस्ती से होता हुआ वर्तमान उत्तर प्रदेश के हस्तिनापुर से गुजरता था। यहाँ से पंजाब, दिल्ली होते हुए हिमालय की तलहटी से गुजरता था। आगे यह कश्मीर घाटी को छूते हुए पंजाब में तक्षशिला होते हुए पुष्कलावती को पार करते हुए अफगानिस्तान को जाता था। अफगानिस्तान से यह रास्ता काबुल को पार करता हुआ एशिया में बल्ख तक पहुंचता था। पंजाब से एक रास्ता सिंध को भी जाता था। प्राचीन काल में विंध्य पर्वतमाला के दक्षिणी भाग को दक्षिणापथ के नाम से जाना जाता था। इस तरह दक्षिणापथ एक रास्ते का नाम भी था और एक भूभाग का भी। दक्षिणापथ दो दिशाओं में जाता था। एक दिशा महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के तट पर बसे शहर पैठण से बिहार के मुख्य शहर की तरफ जाता। दूसरी दिशा में पैठण से पश्चिमी समुद्री तट की तरफ से गुजरता हुआ मध्य प्रदेश में नर्मदा के तट पर महाबलेश्वर, महेश्वर व उज्जैन को पार करता हुआ आगे वह